पहले से किसी को पता नहीं रहता है कौन टीचिंग में जाएगा। वैसे हमको फौज में जाना था, टीचिंग तो हमको अभी भी मतलब पढ़ाते हैं, लेकिन फौजे पसंद है, टीचिंग नहीं। कोचिंग के लाइफ में लेके आया हमको हेमंत, खींच के ले गया, चलना भाई पढ़ो तो तनी मनी। फिर वहां से आदमी पढ़ाना चालू किया, अब पढ़ाते पढ़ाते कब आदमी इधर ही रह गया समझ में नहीं आया। बॉलीवुड में भले कई खान्स के दबदबे की बात होती रही है, लेकिन कोचिंग में एक खान ऐसे भी हैं जिनका कोचिंग में दबदबा है। सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फैंस हैं जो अपने चकल्लस कोचिंग के चलते हमेशा वायरल होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं खान सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। वो एक चीज थोड़ा सा हम कह दे कि वो कोचिंग नहीं है, वो मेरा परिवार है, उसमें पढ़ने वाले मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो इट्स माय फैमिली है। तो शुरुआत करते हैं। खान सर को खान सर बनाने में सबसे बड़ा योगदान किनका है? उनके दोस्तों का? क्योंकि हमने कभी सुना है आपको कहते हुए कि बहुत साथ दिया जब गरीबी के दिन, स्ट्रगल के दिन रहे होंगे। आपके दोस्तों का, आपके स्टूडेंट्स का, या कुछ ऐसे लोगों का जिनको हम नहीं जानते, या खुद खान सर का? अब पहले से किसी को पता नहीं रहता है कौन टीचिंग में जाएगा। वैसे हमको फौज में जाना था, टीचिंग तो हमको अभी भी मतलब पढ़ाते हैं, लेकिन फौजे पसंद है, टीचिंग नहीं। तो हमको ना जब स्टार्टिंग करना था तो 3 दोस्त थे मेरे, सोनू, पवन और हेमंत। इन लोगों ने बहुत हेल्प किया, और कोचिंग के लाइफ में लेके आया हमको हेमंत, खींच के ले गया, चलना भाई पढ़ो तो तनी मनी। तो वो बेगूसराय वाला एरिया आ जाता है ना, थोड़ा उस टाइप का। फिर वहां से आदमी पढ़ाना चालू किया, अब पढ़ाते पढ़ाते कब आदमी इधर ही रह गया समझ में नहीं आया। तो किसी को भी ये नहीं पता चलता है कि कौन क्या करेगा। हमको लगता है आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जिस भी फील्ड में है, आपको कोई स्टार्टिंग में उसको नहीं पता था कि हमको ये करना होगा। ये जिंदगी का उसूल है, चाहेंगे कुछ, होगा कुछ और मिलेगा कुछ। तो सब कुछ चाह लेने से जिंदगी हो जाती तो दुनिया जन्नत बन जाती। अच्छा, आजकल जो सबसे ज्यादा सवाल उठता है कि जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है, क्या आपको लगता है उसमें बदलाव होना चाहिए? क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, कोडिंग की तरफ बढ़ रही है, हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन उस लेवल पर अभी आपको लगता है क्या क्या चेंज होना चाहिए? क्या सोचते हैं खान सर? एजुकेशन सिस्टम में बस एक एजुकेशन और सिस्टम की कमी है। तो एजुकेशन, एक बात बताइए, हमको ये नहीं समझ में आता है, हम लोग बच्चों के सामने एक बड़ा अच्छा सा भाषण दे देते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होता है एक अच्छा इंसान बनना। वो माँ बाप बना देते हैं अच्छा इंसान, वो अच्छे माँ बाप रहेंगे, अच्छा परिवार रहेगा, सराउंडिंग ठीक रहेगी, हो जाएगा वहां पे। क्या उसको भाषण दे रहे हैं? उससे जिंदगी का एक बहुमूल्य समय खींच लिए, आप उसको इंडिपेंडेंट नहीं बना पाए। एक 4 साल अभी के टाइम पे ग्रेजुएशन, 2 साल पीजी, वो इस ग्रेजुएशन और पीजी के दम पर कुछ ही ऐसे ग्रेजुएट डिग्री हैं, जैसे बीटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया, आप इक्विवेलेंट करते हैं कॉलेज ग्रेजुएशन वाले से। उस 6 साल का टाइम उससे लेते हैं। उस 6 साल के बीच में वो जब कंप्लीट करके आता है तो वो समाज में कुछ नहीं कर पाता है, वो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। उस 6 साल के बीच में उसे कितना हम स्किल्ड सिखा सकते थे? हर साल अगर 2 स्किल्ड भी सिखाते, 6 महीना बहुत होता है स्किल्ड के लिए, 6 अगर स्किल्ड सिखाते, आज हम लोग किसको, चाइना को ओवरटेक कर रहे होते। आज हमारे पास स्किल्ड की इतनी कमी है जिसका कोई हद नहीं। गांव में आप किसी से कह दीजिए एक टोस्ट बना दो, ब्रेड बना दो, नहीं बना पाते। उसमें क्या चीज रखा है? वो मशीन की खेल है, फर्मेंटेशन है, मशीन बना के दो। गांव में आज कोई ब्रेड खाने जाएगा तो उसको कहेगा फोटानी भइले तो तरह, मतलब इस लेवल का चीज है। तो हम लोग को स्किल जरूरी पड़ा। इंडिया एक ऐसा जगह है, एजुकेशन हम लोग का मेंटल लेवल को अपलिफ्ट करता है, लेकिन परिवार भी तो है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनका इलाज भी कराना है, अपना पेट भी भरना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो स्किल्ड हमें तुरंत पैसे दे सकता है, एजुकेशन उस चीज को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। भाई पहले हम खड़े होंगे तब तो दौड़ेंगे, एजुकेशन है तो तुम दौड़ उसको, यार तू उतार देगा हाथ पैर उसका। तो ये चीज होना चाहिए। किस लेवल पे हमारे यहाँ गरीबी है? आज हम लोग ताज होटल में बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं कि सरकारी स्कूल में एजुकेशन कैसे अच्छा होगा। ये वैसा ही है जैसे फ्लाइट के बिजनेस क्लास में बैठ के आप डिसाइड कीजिए कि ट्रेन की जनरल डिब्बा कैसे ठीक होगा। कि आप सरकारी स्कूल से पढ़ के आए हैं, आप कई बार कहते हैं वहां जाके ये देखना पड़ता है कि भैया ऊपर से कुछ ना गिर जाए। सरकारी स्कूल में गेट बंद हो या ना हो, हम लोग की एंट्री हो जाती है, एग्जिट हो जाते हैं, 50 रास्ते खुले होते हैं, किधर से कूद के भागना है हम लोग को पता होता है। या मेरा छोटा सा फूट गया यहाँ पे ना, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो ऊपर से एक टूट के गिर गया था। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे कंट्री में किस लेवल तक गरीबी है। आप देखिए कि अगर गांव में कोई इंसान फल खरीद के ले जा रहा है ना,
इट मीन्स या तो उसके घर कोई पूजा होगा या तो कोई बीमार पड़ा होगा, वो खाने के लिए नहीं ले जा रहा है, ये गरीबी है। और वहां हम लोग उसको कहेंगे एंटरप्रेन्योर बनो, अपनी कंपनी खड़ा करो, वो परिवार नहीं खड़ा कर पा रहा है, कंपनी खड़ा करेगा। और बढ़िया। अच्छा, चूंकि बहुत ही बढ़िया बातें कर रहे हैं, आपको 24 घंटे के लिए देश का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए, क्या आप सबसे पहले बदलाव करेंगे? कुछ नहीं कर पाएगा इंसान, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये फिल्मों में ही है। आप देखिए, आप किसी पायलट को टेम्पू दे दीजिए, टेम्पू, और कहिए उड़ा दे इसको, वो रनवे पे दौड़ते रह जाएगा, नहीं उड़ेगा वो। बहुत बढ़िया। मूस मोटैयन लोढ़ा होयन, हाथी घोड़ा थोड़े होयन। ये क्या मतलब बना के रखे हैं लोग? ऐसा लगता है कि जैसे मतलब एक टॉप लेवल चेंज कर देंगे तो सारा सिस्टम होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आप ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए कितनी परेशानियां हैं। एजुकेशन सिस्टम को ना, शिक्षकों की भाषा मतलब समझ में नहीं। हम लोग तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे तो कार्य बोलने की जगह टीचर कार्य बोलता था, तो हमको समझ में नहीं आता करना क्या है यहाँ पे। तो हमें एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में इतनी ज्यादा डिस्टेंस बना के रख दिए, इतना प्रोटोकॉल बना के रख दिए हैं। आज 90% स्टूडेंट, उनको अगर क्लास में कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आ रहा है, टीचर बोलेंगे समझ में आ गया तो हाथ उठा देगा। टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट किस टॉपिक पे फंसेगा और किस टॉपिक पे नहीं फंसेगा। टीचर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो बता सकता है कि ये टॉपिक हर बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। अब आपने जीएस में ये चकल्लस तरीके से समझाने का फॉर्मूला निकाला, ये कब आया सबसे पहले प्लान में कि भैया ऐसे समझा सकते हैं, ऐसे समझ आएगा जीएस? हम लोग जब स्टूडेंट थे ना, तो टीचर लोग इतना लंबा लंबा बात बोलते थे, लोग समझ में नहीं आता था क्या बोले लोग। हम लोग को लगता था कि हम लोग पैदाइशी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हो गया, हम लोग में कुछ लगता है पाठ पूर्जा कम है दिमाग में, समझ में उतना नहीं आता था। उसमें कुछ दोस्त सब जब हम लोग को समझाना चालू किए ना, तब समझ में आया कि भाई ये टीचर लोग जो है ना, ये गड़बड़ मतलब थोड़ा हाई लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो हमको लगा कि नहीं, एक टीचर से ज्यादा उसका एक दोस्त बन के पढ़ाइए, फिर देखिए वो अपनी हर एक कमजोरियों को बताएगा वहां, और वो रेस्पेक्ट करेगा। रेस्पेक्ट में कभी कोई कमी नहीं आएगी। रेस्पेक्ट किसका करता है? इंसान, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। जैसे उसको लग जाएगा यार ये इंसान ने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा दिया, तुरंत वो रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कोविड के बाद जिस तरीके से आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, पहले तो आप काम शिक्षक रहे होंगे, लेकिन क्या आप अकेले बैठ के खान सर सोचते हैं कि भैया ठीक ठाक आ गए हैं, आगे क्या क्या करना है हमें अगले 10 सालों में? एज ए इंडिविजुअल क्या लगता है आपको? हमारा उद्देश्य यही था। एजुकेशन जब पढ़ाना हम चालू किए थे, तो मेरे जिस बैच का फीस आज से 10 साल पहले भी 200 रुपये था ना, आज भी 200 रुपया है। और अगर उसका 10,000 भी करें तो पढ़ेगा। लेकिन हम कहना क्या चाहते हैं कि देखिए, ईमानदारी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको मौका नहीं मिल रहा है तो आप नहीं लूट पा रहे हैं। ईमानदारी का मतलब होता है कि आपके पास मौका है, फिर भी आप उसको साइड कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि एजुकेशन इतना आसान होना चाहिए ना, कि एक मजदूर को भी समझ में आ जाए, कि मजदूरी करके भी आए ना तो समझ में आ जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तो देखते थे कि तुम कल का क्लास नहीं किए बाबू, आज समझ में नहीं आएगा। क्या चीज बता रहे? तो घर का ढलैया कर रहे हैं क्या, कि दूसरा तल्ला नहीं ढाले तो तीसरा नहीं ढलाएगा? ये कोई बात है? क्यों नहीं समझ में आ सकता है? हाँ, थोड़ा लिंकेज होगा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आता, तो बच्चों के दिमाग में ये भर दिया गया। तो एजुकेशन इतनी आसान होनी चाहिए, किसी को समझ में आए, इतनी सस्ती होनी चाहिए, कोई भी अफोर्ड कर सके, और जो भाषा शैली ये, और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आना चाहिए। अभी हाल ही में रिजल्ट ओरिएंटेड की बात बताते हैं। तो बिहार में एक एग्जाम हुआ, बीपीएससी, वो बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, स्टेट पीसीएस होता है। इसलिए आपने काफी प्रोटेस्ट भी किया? अभी तो प्रोटेस्ट चल ही रहा है, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक प्रोटेस्ट चालू रहेगा। तो उसमें क्या हुआ, इतने क्वेश्चन आए कि इंक्वायरी बैठा दी गई हमारे ऊपर कि कहां से क्वेश्चन आ गया, जबकि वो क्वेश्चन हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, 6 महीना पहले दे दिए थे। तो हम तो कभी कभी डर लगता है कि इतना भी क्वेश्चन ना आ जाए कि लोग हमारे ऊपर उंगली उठाने लग जाए। तो बस यही मेरा 3 उद्देश्य है, और एजुकेशन को एकदम सस्ता करना है। अब मेरे यहाँ जैसे बिहार है, वहां से हजारों की संख्या में बच्चे कोटा जाते थे, और कोटा में ना ऐसा हो गया था कि ये बच्चा आया है, लड़का या लड़की, कोई स्टूडेंट, निकाल इससे पैसा निकालो, हॉस्टल, मेस, ये वो। हम लोगों ने क्या किया कि ना कुआं प्यासा के पास जाए, ना प्यासा कुएं के पास आए, जगह जगह कुआं खुदवा दे, जो जहां है वहीं से पानी लो। तो कोटा से जितने टीचर्स थे उन लोगों को हम लोगों ने पटना लाए, एफोर्डेबल बनाए, और आज वही फीस जो कोटा में 2.5 लाख 2 लाख थी, एग्जैक्ट वही टीचर से हम लोग ने पटना में पढ़ा दिया। 2-3 हजार रुपये वो ऑनलाइन दे के पढ़ सकता है, यूपीएससी में भी वही कर सकता है। तो उद्देश्य यही है कि एजुकेशन आसान, सस्ती और समझ में आए सब।